आज मैं फोर्थ सेमेस्टर की छात्राओं को बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के अन्य क्षेत्र भी बताएंगे। अन्य क्षेत्र के अंतर्गत उनको सबसे पहले ये है कि अन्य क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के विषय में बताए थे कि बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, क्योंकि वैदिक काल में भी स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। उच्च कुल की जो लड़कियां थी, स्त्रियां थी, उनको उनके घर में शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब बौद्ध काल में शुरू में मठों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी शिक्षा स्त्रियों के। लेकिन तो बौद्ध काल में जो है महात्मा बुद्ध के जो परम शिष्य थे आनंद की प्रार्थना पर ही स्त्रियों को संघों में प्रवेश करने की अनुमति महात्मा बुद्ध जी ने दे दिए थे। और उसमें उस समय की जो स्त्रियां विदुषी स्त्रियां थीं, उनके कुछ नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो बौद्ध धर्म की जो प्रचारिकाएं थीं, उसमें थी सुभा, अनुपमा एवं सुमेधा और विजयंका, और जो कि लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक सम्राट की बहन संघमित्रा थीं। ये सब स्त्रियां उस समय की सुशिक्षित और विदुषी स्त्रियां थीं। और इसके बाद उनको बौद्ध काल में ये सब स्त्रियां बौद्ध काल में शिक्षा से जुड़ी हुई थीं। और फिर उसके बाद इन स्त्रियों को शिक्षा के इन से बौद्ध धर्म में स्त्रियों को शिक्षा में स्थान दिया, मठों में स्थान दिया गया था। और ये स्त्रियां जो थीं सामान्य रूप से शिक्षा प्राप्त कर रही थी और उसमें प्रगति कर रही थी। बौद्ध धर्म में स्त्रियों का जो स्थान था लेकिन पुरुषों से निम्नतर था। पुरुषों की अपेक्षा उनका स्थान स्त्रियों का निम्नतर था। संघों में स्त्रियों का प्रवेश भिक्षुओं की आज्ञा पर निर्भर था। संघ में सब स्त्रियां प्रवेश नहीं कर पाती थीं। जिसको वो आज्ञा देते थे भिक्षु, वही स्त्रियां संघों में प्रवेश कर पाती थीं। और उनको स्त्रियों से और भिक्षुओं को स्त्रियों से दूर रहने का उपदेश दिया जाता था कि ये स्त्रियों से दूर रहें। और संघों में प्रवेश करने का अधिकार विशेष रूप से समाज के कुलीन व व्यावसायिक वर्ग की जो बालिकाएं थीं उन्हें ही प्राप्त था, वही प्रवेश कर पाती थीं और इन्हीं की शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता था। और स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था जो है मठों में जब इन रहने लगी भिक्षुड़ियाँ, तो इनके लिए अलग मठों की स्थापना की गई थी। और उन मठों में वे जो स्त्रियाँ थीं भिक्षुड़ियाँ बन के रहती थीं, उन स्त्रियों को और वहाँ पे मठों में वे स्त्रियाँ बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती थीं। ये था बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था। उसके बाद बौद्ध काल में व्यावसायिक शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। उस समय अन्य शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा में इन लोगों का था कि बौद्ध काल की शिक्षा तो धर्म प्रधान थी, लेकिन बौद्ध साहित्य में इस बात का प्रमाण मिलता है कि भिक्षुओं और जनसाधारण को व्यावसायिक शिक्षा की भी सुविधाएं प्राप्त थी। और इसके हैं प्रमुख अंग हैं इसका, जिसमें कि पहला है हस्तशिल्पों की शिक्षा। उनको हस्तशिल्पों की शिक्षा के अंतर्गत बौद्ध काल में भिक्षुओं को अपने मठों में विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। जैसे हाथ से उनसे काम करवाए जाते थे, उसमें उनको सूत काटने पड़ते थे, कपड़ा बुनना पड़ता था और वस्त्र सीने की शिक्षा उनको हस्तशिल्प शिक्षा के अंतर्गत दी जाती थी। अब ताकि भी वही वस्त्र को उन्हीं वस्त्रों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। इसके बाद है कि लाभप्रद व्यवसायों की शिक्षा उनको दी जाती थी बौद्ध काल में।
जो लाभप्रद व्यवसाय था, इसके बौद्ध धर्म के अनुयायियों और जनसाधारण के लिए अनेक व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी। अनेक व्यवसाय में था कि व्यवस्था थी कि वे अपनी आजीविका का सरलता से उपार्जन कर सकें। और इसमें कुछ व्यवसाय थे जैसे कि कृषि था, वाणिज्य था, लेखन कला था, पशुपालन था और हिसाब किताब लगाना। इस प्रकार की शिक्षा उनको, जिससे कि उनको कोई लाभ प्राप्त हो सके, ऐसी शिक्षा बौद्ध काल में सबको दी जाती थी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भवन निर्माण कला, मूर्ति कला, चित्रकला की शिक्षा। बौद्ध काल में भवन निर्माण के चित्र का तो बहुत महत्व था। उसमें भवन निर्माण की कला तो प्रसिद्ध थी बौद्ध काल में। उसमें मूर्ति कला, चित्रकला, इस सब की शिक्षा दी जाती थी। इस कला में बौद्ध जैसे कि हैं बौद्ध विहार, स्तूप, नालंदा, विक्रमशिला की विशाल इमारतें जो हैं भवन निर्माण कला के प्रमाण हैं, सजीव प्रमाण हैं ये सब इमारतें जो हैं। इस कला के साथ साथ मूर्ति कला और चित्रकला की भी शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त थी। और उसकी कला का ये भी है कि अजंता और एलोरा के भित्ति चित्र जो हैं मूर्ति कला और चित्रकला की प्रगति के आज भी साक्षी हैं। इसके बाद इनको दिया जाता था प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती थी। प्राविधिक वैज्ञानिक शिक्षा के अंतर्गत इनको 10 जो शिल्पी थे शिल्पों की तक्षशिला में शिक्षा दी जाती थी। इसमें किन विषयों की शिक्षा दी जाती थी? इसके विषय थे आखेट चिकित्सा, धनुर्विद्या, इंद्रजाल, हस्त विज्ञान और भविष्य कथन, शारीरिक लक्षणों का अर्थ, मृत व्यक्तियों को जीवित करने का मंत्र, पशुओं की बोलियां समझने का ज्ञान और इंद्रिय संबंधी सब कार्यों पर नियंत्रण करने की कला की शिक्षा इनको प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा के अंतर्गत दी जाती थी बौद्ध काल में। उसके बाद बौद्ध काल में इनको चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत बौद्ध काल में बहुत विकास किया था चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में। इस शिक्षा का मुख्य केंद्र था चिकित्सा शास्त्र के तक्षशिला विश्वविद्यालय था और इसका समय था 7 वर्ष। इसके पढ़ाई का समय चिकित्सा शास्त्र में अध्ययन का समय 7 वर्ष था, जिसके अंतर्गत इनको छात्रों को, भिक्षुओं को जीवक, शरक, धन्वंतरी आदि महान आयुर्वेदाचार्य बौद्ध युग के ही देन रहे हैं। इसके बाद इनका जो है कि बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था के अन्य क्षेत्र, ये तो हो गया आप लोगों का। इसके बाद आप लोगों को अगला पॉइंट बताएंगे, ये जो है नीचे, कि बौद्ध व वैदिक शिक्षा में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। तो इसकी जो बौद्ध वैदिक शिक्षा की असमानताएं हैं, असमानताओं के अंतर्गत आता है कि इन दोनों में वैदिक बौद्ध में कितनी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से काफ़ी कुछ मिलती जुलती है, वैदिक और बौद्ध शिक्षा काफ़ी कुछ मिलती जुलती है, लेकिन कुछ असमानताएं भी इनके अंदर है। तो समानताएं जो हैं, समानताएं बता रहे हैं आप लोगों को कि दोनों में क्या समानताएं कितनी मिलती जुलती हैं, कि बौद्ध और वैदिक कालीन शिक्षा जो थी, दोनों प्रकार की शिक्षा जो है बाहरी नियंत्रणों से मुक्त थी, किसी का उन पे दबाव नहीं था। और दोनों प्रकार की जो शिक्षा थी वैदिक और बौद्ध, इनकी जो शिक्षण की विधियाँ थी मौखिक शिक्षण विधि थी। और दोनों वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में छात्रों की दिनचर्या जो थी वो एक तरह की थी, एक रूपता थी छात्रों की दिनचर्या में इनके। और दोनों शिक्षा प्रणाली में शारीरिक दंड साधारणतया वर्जित था। इनको आत्मानुशासन
का दंड ही दिया जाता था, शारीरिक दंड वर्जित था दोनों शिक्षा प्रणाली में। और वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणाली जो थी, धार्मिक और नैतिक जीवन को प्रमुखता, दोनों शिक्षा प्रणाली में धार्मिक नैतिक जीवन को प्रमुखता दी जाती थी। उसके बाद था कि शिक्षा वैदिक काल में और बौद्ध काल में शिक्षा जो प्रारंभ होता था उसमें संस्कारों को महत्व दिया जाता था इनके शिक्षा प्रणाली में। वैदिक शिक्षा प्रणाली, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बच्चों को, जो छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे, उनको भोजन निवास की निःशुल्क व्यवस्था होती थी। दोनों प्रणालियों में इनके गुरु और शिष्य का संबंध क्या होता था, बहुत स्नेहपूर्ण और आध्यात्मिक होते थे। इनके गुरु और शिष्य के संबंध जो हैं, ये तो इन लोगों में समानताएं थी। और था कि दोनों प्रणालियों में शिक्षा आरंभ करने के आयु और अध्ययन की अवधि निर्धारित थी कि इतने वर्ष में शिक्षा आरंभ करेंगे और अध्ययन की अवधि कितने साल तक ये शिक्षा ग्रहण करके करेंगे। उसके बाद दोनों शिक्षा प्रणालियों में सदाचार, सरल जीवन और उच्च विचारों पर बल दिया जाता था। दोनों प्रणालियों में शिक्षा की संस्थाएं नगरों के कोलाहल से दूर प्रकृति के शांत वातावरण में स्थित थी। बौद्ध के जो गुरुकुल थे, आश्रम थे, अरे वैदिक के गुरुकुल आश्रम और बौद्ध के मठ और विहार, ये सब दूर, नगरों के कोलाहल से दूर प्राकृतिक वातावरण में थे दोनों शिक्षा प्रणालियों में। इसमें अब इसकी असमानताएं क्या हैं? असमानताएं भी दोनों में काफ़ी थी। दोनों में बोलो, दोनों शिक्षा प्रणाली में बहुत सी असमानताएं थी। वैदिक काल में सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। इसके बौद्ध काल में सार्वजनिक शिक्षा की, सबके शिक्षा की व्यवस्था थी, सभी लोगों के। और वैदिक काल में जो शिक्षा का माध्यम था वो संस्कृत था। लेकिन तो बौद्ध काल में क्या था शिक्षा का माध्यम? पाली भाषा तो थी बौद्ध की, लेकिन उसके साथ साथ जन साधारण की भाषा, लोक भाषा भी शिक्षा का माध्यम था। वैदिक काल में सामान्य विद्यालयों का प्रचलन था, लेकिन बौद्ध कालों में इन विद्यालयों, सामान्य विद्यालयों का प्रचलन नहीं था। वैदिक काल में शिक्षक जो होते थे केवल ब्राह्मण वर्ग के ही शिक्षक को शिक्षा दे सकते थे, लेकिन बौद्ध काल में विभिन्न जातियों के भिक्षुक जो थे हैं शिक्षक होते थे। विभिन्न जातियों के भिक्षु शिक्षक होते थे बौद्ध काल में। वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिगत और पारिवारिक था, क्योंकि उनके घर पे शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन इस बौद्ध काल में जो था शिक्षा का स्वरूप संस्थागत था और सामूहिक था, सबको शिक्षा दी जाती थी। इसमें असमानताएं थी। उसके अंतर्गत था कि वैदिक काल में शिक्षा संस्थाएं जनतंत्रवाद के सिद्धांत पर आधारित थी और बौद्ध काल में शिक्षा संस्थाएं जनतंत्रवाद के सिद्धांत पे आधारित थी, नहीं थी। और वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र आश्रम और गुरुकुलों में होता था। आश्रम और गुरुकुलों में शिक्षा का केंद्र था वैदिक काल में, और बौद्ध काल में शिक्षा का केंद्र मठ विहारों में शिक्षा संस्थाएं संचालित की जाती थी। उसके बाद था कि वैदिक काल में केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों और वैश्यों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन बौद्ध काल में शिक्षा के द्वार सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के लिए खुले हुए थे। और वैदिक काल में छात्रों का जीवन सादा और तपोमय था, और बौद्ध काल में छात्रों का जीवन सादा परंतु सुविधापूर्ण था, क्योंकि उनको जीवन संबंधी सब सुख सुविधाएं उपलब्ध थी बौद्ध काल में। वैदिक काल में गुरु की श्रेष्ठता और प्रधानता थी, लेकिन बौद्ध काल में गुरु का महत्व वैदिक काल की अपेक्षा कम था, और क्योंकि भिक्षु के रूप में मठ में प्रवेश करने के बाद छात्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहते थे, स्वतंत्र होते थे
और अपने जीवन संबंधी सभी अधिकारों का प्रयोग करते थे। तो ये तो आप लोगों का हो गया बौद्धकालीन शिक्षा में क्या समानताएं थी और क्या असमानताएं थी। असमानताएं थी। आज हम आप लोगों को बौद्ध व वैदिक शिक्षा में समानताएं और असमानताएं के विषय में बताए हैं। अब आप लोगों का इसके बाद अगला टॉपिक हम कल शुरू करेंगे। चलो।